beautiful. अस्सलाम वालेकुम सर आज क्या कवर कराएंगे? वालेकुम सलाम। अच्छा, कल डॉक्टर हमजा ने क्या पढ़ाया था आपको? सर मर्मर्स पढ़ाया था, मर्मर्स एंड देन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। हाँ, जो हार्ट ब्लॉक्स हैं, ठीक है, हार्ट ब्लॉक्स पढ़ेंगे आज और उससे आगे हम पढ़ेंगे।
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो। चलें जी, ये आ गया मेरी स्क्रीन पे। आज हमने ये शुरू करना है जहाँ से हमने उस दिन छोड़ा था। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डियाज। ठीक है जी। वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया का मतलब है कि वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डियाज, जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइडेंड हुआ है। ठीक है। और साथ हार्ट रेट भी ज़्यादा है। ठीक है जी। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो लेंथ है वो 120 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा है। ठीक है जी। क्यों? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को जो है ना वो सिग्निफाई करता है। ठीक है। तो इसमें स्लो वेंट्रिकल एक्टिवेशन होगी वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में। और जो है ना एवी नोड के बाद, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के बाद जो वेंट्रिकुलर सेल्स एक्साइटेशन है ना वो स्लो होगी, जिसकी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइडेंड होंगे। अच्छा, सबसे पहले है जी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सुन लें बस। वो ये है कि इसका रिदम रेगुलर होगा हमेशा। ठीक है। और हार्ट रेट जो है वो 100 से ज़्यादा होगा। ठीक है जी। और इसमें सडन कार्डियक डेथ का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है वीटेक में। टॉर्साइडेस डी पॉइंट ई जो है, ठीक है, इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। ये आपको नज़र आ रही होगी वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। इसमें रेगुलर रिदम है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी जो है ना वो रेगुलर हैं, उनकी लेंथ रेगुलर सेम है। टॉर्साइडेस डी पॉइंट डीज में ऐसे जैसे जो है ना साइनोसॉइडल वे। ये किसका माइक है यार? माइक माइक ऑफ। ये किसका माइक है? काइंडली ऑफ करें। और ये हॉरर मूवी नहीं लगी हुई है, हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ हुआ है। इतनी रूह कांप गई।
अच्छा जी। अच्छा, टोर्साइडिस डी पॉइंटीज हम पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फिक टैकीकार्डिया, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें और वीटेक में क्या फर्क है जी? के वीटेक में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की लेंथ सेम होगी, रेगुलरिटी होगी, इसमें साइनोसाइडल होगी। मतलब ये जैसे आपको नजर आ रहा है, इनकी लेंथ वेरी करती जाएगी ऐसे, जैसे जो है ना वेव फॉर्म बन रही है, ठीक है। और टोर्साइडिस डी पॉइंटीज जो है ना वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सबसे डेंजरस एरिथमिया है, जिसमें सिर्फ 1 मिनट होता है हमारे पास, उसके अंदर रिवाइव करना होता है। अब ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके ड्रग्स तो इम्पोर्टेंट है टोर्साइडिस डी पॉइंटीज के, ठीक है। अच्छा, इस सबसे पहले सुन लें कि जब भी पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल होगा, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल का मतलब है कि पेशेंट का बीपी जो है वो 90-60 से कम होगा, ठीक है, और पल्स रेट 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसको हीमोडायनामिकली अनस्टेबल के साथ एरिथमिया चल गया कोई, तो हमने बगैर सोचे समझे उसकी इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करनी है, चाहे वह कोई सा भी एरिथमिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे जी? अगर टोर्साइडिस डी पॉइंटीज है, अनस्टेबल जो पेशेंट है हेमोडायनामिकली, उनको हम डिफिब्रिलेशन करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे स्टेबल पेशेंट में जिनका 90-60 से ज़्यादा बीपी है, उनमें मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। ड्रग्स कौन से हैं जो टोर्साइडिस डी पॉइंटीज कराते हैं, ठीक है, ये आप अभी देख लें, ठीक है। टोर्साइडिस डी पॉइंटीज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, इट कैन प्रोग्रेस टू लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगर ये कम होंगे तो ये इसके चांसेस हैं होने के, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद ABCDEF, नो, ये निमोनिक है, ये याद करना है आपने, ठीक है जी। ए से जनाब एंटी एरिथमिक, कौन सी क्लास? 1 है, ए और 3, ठीक है, और ए से आर्सेनिक। बी से एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कौन सी? मैक्रोलाइड्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन और लेनाजोलेट वगैरह, ठीक है। और सी से साइकोटिक्स, एंटी साइकोटिक्स, हेलोपेरिडोल है जैसे। डी से एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, और डी से डायूरेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें ये आपको याद होने चाहिए नाम, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। एंटी अमेटिक्स में ई से अमेटिक्स, ऑनडेनसेट्रॉन जिसे ऑनसेट के नाम से आता है, वो भी करा सकता है, ठीक है। और एंटी फंगल्स फ्लूकोनाजोल, एफ, ठीक है जी। और नो ओ से ओपियोइड्स, ठीक है। ये टोर्साइडिस डी पॉइंटीज बगैर चीख मारे मुझे कोई रिपीट करके बताए। सर ये एक्चुअली पोलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होती है, जिसमें हमारे साथ इसका जो मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें 3 आयंस कम हो जाते हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। वेरी गुड। इसमें लॉन्ग क्यूटी होता है, और जब अनस्टेबल पेशेंट होगा उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे उसके लिए, और जो स्टेबल होगा उसमें हम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। वेरी फिर गुड। ड्रग्स जो है ABCDEF और NO, एंटी एरिथमिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स, डिप्रेसेंट, डायूरेटिक्स, इमेटिक्स और एंटी फंगल, और NO से नवेर और ओपियोइड्स। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। मेथाडोन, ओपियोइड्स में, तो ये सारे ड्रग्स हैं जो आपको आपके जेहन में सर होने चाहिए। इसका जो पॉलीमॉर्फिक मतलब इसके जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस है वो एक जैसे नहीं होंगे जो वेब फॉर्म बनाते हैं, वेरी गुड। तो इसलिए पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, क्या? इसलिए इसके पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहते हाँ हैं। हाँ, क्योंकि मॉर्फ का मतलब होता है शेप्स, पॉलीमॉर्फ का मतलब होता है डिफरेंट शेप्स, मैनी शेप्स। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो सादा है ना, उसमें एक ही शेप है,
ठीक है, लेकिन ये पॉलीमॉर्फिक भी है, इसमें डिफरेंट शेप्स का है, लेकिन रेट ज़्यादा है, रेट 100 से ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट है जी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सबसे जो है वो डेंजरस मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसमें कोई रिदम नहीं होता, डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम होता है, कोई पी वेव आइडेंटिफाइबल नहीं होती, कोई पता नहीं क्यूआरएस कौन सा है, सिर्फ जो है ना हमारे पास ये वेव फॉर्म आ रही होती है एम्बिग्यूअस सी। ठीक है, और इसमें सीपीआर और डिफिब्रिलेशन इमीडिएटली करते हैं। ठीक है, हेरिडिटरी चैनलोपैथीज में दो हैं इंपॉर्टेंट हमारे पास। ठीक है, हेरिडिटरी मतलब जेनेटिक, एक ब्रूगाडा सिंड्रोम है और एक कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है। ठीक है, इसमें ये है कि हेरिडिटरी की क्यों कहते हैं कि म्यूटेशंस हो जाती हैं कार्डिक चैनल्स की, कार्डिक आयन चैनल्स की। ठीक है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल जो है ना उनकी चैनल्स की प्रोटीन जो है ना उनकी म्यूटेशन हो जाती है। इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल की एबनॉर्मलिटीज आती हैं, एरिथमियाज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ब्रूगाडा में आपने याद रखना है म्यूटेशन ऑफ सोडियम चैनल होती है। ठीक है जी, दो चीजें याद रखनी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि म्यूटेशन ऑफ सोडियम चैनल्स होती है ब्रूगाडा में। ठीक है, और ब्रूगाडा में आपको एशियन पॉपुलेशन की हिस्ट्री मिलेगी। ठीक है, और ईसीजी की क्या फाइंडिंग्स है इसमें। ठीक है, V1 V2 में एसटी एलिवेशन होगी। ठीक है, लेकिन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी होगा। ठीक है, तो बस अपने इस तरह इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जो है उसमें पोटेशियम चैनल की म्यूटेशन है यार, पोटेशियम चैनल की म्यूटेशन है। ठीक है, दो तरह के हैं, एक का नाम है रोमानो वार्ड सिंड्रोम, रोमानो वार्ड सिंड्रोम। ठीक है जी, ये प्योरली कार्डिक इन्वॉल्वमेंट है। एक जार्वेल और लैंज नीलसन सिंड्रोम है, लंबा नाम है, कार्डिक के साथ डेफनेस भी करेगा, सेंसिटिव न्यूरल। ठीक है, तो ब्रूगाडा में कौन से आयंस की म्यूटेशन होती है? सोडियम। और जार्वेल लैंज नीलसन में क्या होता है? डेफनेस। वेरी गुड। और कौन सा चैनल? पोटाशियम चैनल। वेरी गुड। अच्छा, एक है जी हमारे पास ये भी बड़ा सिक्स साइनस सिंड्रोम। सिक्स साइनस सिंड्रोम का मतलब है जी एज रिलेटेड है। ठीक है जी, एज रिलेटेड है ये, एज रिलेटेड जो एसए नोड है ना, एसए नोड उसकी एज रिलेटेड डीजेनरेशन है। एज के साथ साथ साइनोएट्रियल नोड जो हमारा है वो डीजेनरेट करता है, जो हमारा मतलब पेस मेकर है नेचुरल नंबर 1। ठीक है, उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाता है ओल्ड पीपल में। ठीक है, और स्किप बीट हो सकती हैं। ठीक है जी, एस्केप बीट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है, और बस यही याद रखना है आपने। आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ये है जी हार्ट ब्लॉक्स या कंडक्शन ब्लॉक्स। फर्स्ट डिग्री है हार्ट ब्लॉक। अच्छा, आपने याद रखना है PR इंटरवल को ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, PR इंटरवल, PR इंटरवल क्या होता है जी? PR इंटरवल किस चीज को सिग्निफाई करता है? Start of atrial depolarization to start of ventricular depolarization. एक्सीलेंट, इनिशियल रिपोलराइजेशन। एक्सीलेंट। फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक में नॉर्मली इसकी लेंथ होती है 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, या 200 मिली सेकेंड्स कर लो, अगर इसको मिली में कन्वर्ट करना है तो 0.2 सेकेंड नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा,
नॉर्मली 0.1 टू 0.2 उसकी रेंज है, लेकिन 0.2 तक होती है ये। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में होता है प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल ग्रेटर देन 0.2 सेकंड्स। ठीक है, रेगुलरली पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा 0.2 सेकंड से। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम इसकी कोई नहीं करते, कुछ नहीं, एसिम्प्टोमेटिक होता है मोस्टली। ठीक है, बस हमने यही देखना होता है कि ये आगे जो है ना अगली सेकंड थर्ड में ना कन्वर्ट हो जाए। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है वो मोबीज टाइप 1 है, मोबीज टाइप 2 है। ठीक है, मोबीज सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड है ना, ये दो हैं, सेकंड दो तरह के, मोबीज टाइप 1, मोबीज टाइप 2। मोबीज टाइप 1 का नाम है वेंकी बैक सिंड्रोम या वेंकी बैक ब्लॉक। इसमें पीआर इंटरवल को ध्यान में रखना है, प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन होती है, प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन होती है पीआर इंटरवल की। पीआर इंटरवल आहिस्ता 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 प्रोलॉन्ग होता है, ज्यादा प्रोलॉन्ग होता है, अनटिल अ बीट इज ड्रॉप्ड। बीट इज ड्रॉप्ड का मतलब है अनटिल ए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो जाता है। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर पीआर इंटरवल की प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन होगी तो आरआर इंटरवल जो है वो इरेगुलर होगा। ठीक है, लेकिन रेगुलरली इरेगुलर होगा। ठीक है, अच्छा, मोबीज टाइप 2। ठीक है, इसमें पीआर इंटरवल की प्रोलोंगेशन का कोई चक्कर नहीं है, इसमें ड्रॉप बीट होनी है। ठीक है, अगर पीआर इंटरवल आहिस्ता आहिस्ता प्रोलॉन्ग होते होते क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये कम डेंजरस है, ये टाइप 1 है वेंकी बैक। टाइप 2 में पीआर इंटरवल की प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन नहीं होती, सिर्फ जो है वो स्किप बीट हो जाती है। ठीक है, 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के बाद एक स्किप बीट हो सकती है, 3 के बाद बीट हो सकती है, 2:1 3:1 इसको कहते हैं। ठीक है, और इट कैन प्रोग्रेस टू थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, और टाइप 2 से हम जो है ना वो सीरियस होना शुरू हो जाते हैं कि इसको पेस मेकर की जरूरत है टेम्परेरी की। ठीक है, अच्छा, टाइप 1 और टाइप 2 फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री मुझे अभी कोई समराइज करते। सर जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है उसमें प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है मोर देन 200 मिली सेकेंड्स, एंड ये जो है वो बेनाइन होता है एंड एसिम्प्टोमेटिक होता है। एंड इन द सेकेंड एवी ब्लॉक देयर आर द मोबिस टाइप 1 एंड मोबिस टाइप 2। जो टाइप 1 होता है उसको वेंकी बैक टाइप भी कहते हैं, जिसमें जो है वो प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल होता है जब तक कि वो ड्रॉप बीट ना आ जाए। ठीक है सर, इसमें पी वेव नॉट फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं करती, और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलरली इरेगुलर जो है वो पी आर आर इंटरवल्स इन द ईसीजी, रेगुलरली इरेगुलर, एंड दिस इज सिम्प्टोमेटिक and not required any treatment. While in the Mobitz type 2 there is the dropped beats, मतलब वो इतना प्रोग्रेस कर जाता है कि एक बीट ही ड्रॉप हो जाती है उसमें, और ये है नॉट preceded by change in PR intervals, and it may progress towards the third degree heart block, and इसी में जो है ना वो पेसमेकर की नीड होती है, and usually it indicates structural abnormality like ischemia or fibrosis. ठीक है जी, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है इसे कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ठीक है जी, इसका मतलब है जो पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस है ना, पी के बाद पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यही तो जो चीजें हैं जो ईसीजी में आ रही हैं, ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर हो जाती हैं, कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाती हैं। ठीक है, पी आ रही है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के से पहले पी आ रही है, फिर दोबारा पी आ रही है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, फिर पी आ रही है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, फिर पी आ रही है, फिर पी आ रही है। कोई पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का आपस में रिलेशन नहीं है। दे एट्रिया और वेंट्रिकल जो है ना बेसिकली
वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो जाते हैं। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकल नोड की जो है ना वो जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और एट्रियल रेट ग्रेटर देन वेंट्रिकुलर रेट होता है, मीनिंग के पी वेव्स ज्यादा होंगी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सिस से। ठीक है जी, और थर्ड डिग्री में एक चीज आपने याद रखनी है, थर्ड से लाइम डिजीज में थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की एसोसिएशन है लाइम्स डिजीज में। ठीक है, और इसमें हम परमानेंट पेस मेकर डालते हैं थर्ड डिग्री ब्लॉक में। ठीक है जी, क्या होता है थर्ड डिग्री ब्लॉक, कौन बताएगा? सर थर्ड डिग्री ब्लॉक ये होता है कि जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर है वो रिथमिकली डिसोसिएट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। एट्रियल रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकुलर रेट, और आर इंटरवल जो है वो सेम होता है, और पी टू पी इंटरवल भी सेम होता है, हम्म, एंड मोस्टली कॉज्ड बाय लेम डिजीज, और ट्रीटमेंट जो है वो पेसमेकर है। ठीक है। अच्छा यार, मुझे कोई बंदा बताए कंडक्शन सिस्टम किसी को अगर आता हो तो वो एक बार रिपीट करे इधर फिजियोलॉजी में। साइनोएट्रियल नोड से इम्पल्स जाती है एट्रियोवेंट्रिकल में, एट्रियोवेंट्रिकल के से कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? एशिया में जाएगी, उसके बाद नहीं नहीं, सिस्टम और बंडल ऑफ हेस में जाती है और बंडल एक्सीलेंट ऑफ फीस एक्सीलेंट परकिंजी फाइबर्स पे। फिर नो, जी। बंडल ऑफ इसके बाद कहाँ जाएगी? परकिंजी फाइबर्स। बंडल ऑफ इसके बाद जाएगी लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में। वो आगे से जो ब्रांचेस हैं वो परकिंजी फाइबर्स में डिवाइड होके वेंट्रिकल्स को सप्लाई करती है ना। ठीक है, तो वो जो ब्रांचेस हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच जो कि बंडल ऑफ हिस्से निकल रही हैं दोनों, उनकी ब्लॉक को हम कहते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर राइट साइड की बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, अगर लेफ्ट की है तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है जी। अच्छा, इससे ये होगा कि जो बंडल ब्रांचेस है ना लेफ्ट और राइट, उनके अंदर से निकल रहे हैं परकंजी फाइबर्स। ठीक है, और परकंजी फाइबर्स जो है वो डिपोलराइज कर रहे हैं वेंट्रिकल्स को। ठीक है जी, तो इससे वेंट्रिकल्स जब ब्लॉक होगा तो इससे वेंट्रिकल्स इफेक्ट होंगे। ठीक है जी, और वो वेंट्रिकल विल डिपोलराइज मच स्लोअर। ठीक है जी, और जो दूसरी साइड है उसकी बंडल ब्रांच, उसकी ब्रांच जो है वो ठीक होगी, तो एक वेंट्रिकल की जो है वो पेस कम स्लो हो जाएगी, एक वेंट्रिकल की पेस जो है वो नॉर्मल होगी। ठीक है जी, तो बस आपने भी यही ध्यान में रखना है, कोई इसी चीज पूछते नहीं है आपसे। ठीक है, तो इसमें ये है जी कि डीजेनरेटिव चेंजेस कार्डियोमायोपैथीज में आप देख सकते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक। अच्छा जी, ठीक है, अब आ जाएं आप कार्डियोमायोपैथीज पे। कार्डियोमायोपैथीज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जो दरमियान में एक आधा जो है ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस हमने पहले पढ़ ली है, लेकिन हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे एंड पे। अभी जो है ना, जो टाइम है ना वो हम उसको दें जो जिसमें से पेपर आना है। अच्छा, कार्डियोमायोपैथीज तीन तरह की हैं हमारे पास, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक
कार्डियोमायोपैथी है और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। ठीक है जी। अब इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, हम बारी बारी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अपने कान और आंखें खोलें। ठीक है जी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, DCMP भी कहते हैं इसे। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी सबसे कॉमन है, 90% होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। ठीक है जी। दो कॉजेज हैं इसकी, या तो ये जो है वो फेमिलियल होगी या फिर इडियोपैथिक होगी। ठीक है जी। फेमिलियल में ये MCQ आ गया। अब फेमिलियल में म्यूटेशन होती है TTN जीन की। TTN जीन म्यूटेशन जो कि टाइटन प्रोटीन को कर रही होती है इनकोड, टाइटन प्रोटीन, TTN जीन। ठीक है, डायलेटेड में TTN जीन जो कि टाइटन प्रोटीन को कर रही होती है, उसकी म्यूटेशन होती है। ये एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, इसकी कॉजेज क्या हैं? अब ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, क्लिनिकली जो सबसे कॉमन कॉज है, ठीक है, देखो, एक तो MI है, ये पोस्ट MI कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बिल्कुल MI के बाद जो है ना 1-2 सालों में ये हो सकती कार्डियोमायोपैथी। लेकिन जो इस्कीमिया है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, जिसे हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल इन्फेक्शंस, ये तो चलो ठीक है, ये तो ध्यान में रखनी है। और बेरी, ठीक है, बेरी कौन सी डेफिशिएंसी से होता है? थायमीन। थायमीन डेफिशिएंसी, वेरी गुड। ठीक है जी। हीमोक्रोमाटोसिस और सार्कोइडोसिस जो है ना, दे आर मोर रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्टिव, बट हीमोक्रोमाटोसिस और सार्कोइडोसिस भी आप इसमें ध्यान में रख लें, लेकिन वो हम ज्यादा एट्रीब्यूट करते हैं टू रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक मैंने आपको इसकी 2 चीजें बताई हैं। म्यूटेशन किस में होती है इसमें? आवाज नहीं आई है। TTN जीन। और प्रोटीन का नाम क्या है? टाइटिन। यार एक ही बच्चा क्लास ले रहा, बाकी क्या कर रहे हैं? Sir, sarcomeric protein. ठीक है, सार्कोमेरिक प्रोटीन, वो बिल्कुल टाइटन। जी। अच्छा, इसकी कॉजेज मुझे बताएं सब, इसकी कॉजेज क्या क्या हैं? आवाज नहीं आ रही। मोस्टली MI के बाद होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हो सकती है, यानी इस्कीमिया के केसेस में होती है। अल्कोहल और थायमीन की डेफिशिएंसी हो तब हो सकती है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी होती है पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, कोकेन, ठीक है, एक आपने याद रखना है डॉक्सीरिबोसिन, एक आपने ड्रग याद रखना है डॉक्सीरिबोसिन, और एक आपने कंडीशन याद रखनी है चैगेस डिजीज। ठीक है, चैगेस डिजीज और डॉक्सीरिबोसिन ड्रग, ये 2 इंपॉर्टेंट, बाकी आपने बता दी हैं, बेरी और प्रेगनेंसी। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट आर द फाइंडिंग्स? ठीक है, इसमें एको में क्या फाइंडिंग मिलेगी हमें, ऑस्कल्टेशन में क्या फाइंडिंग मिलेगी? सबसे पहले तो हार्ट फेलियर है। जब जो भी कार्डियोमायोपैथी होगी तो हार्ट फेलियर होगा, ऑब्वियस सी बात। इसमें S3 हार्ट साउंड आएगी, S3। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें सिस्टोलिक
मरमर आएगा, सिस्टोलिक, डायलेटेड में सिस्टोलिक मरमर आएगा। ठीक है, एको कराएंगे इसके लिए। ठीक है, और एक्सरे में बलून की तरह हुआ होगा हार्ट, गुब्बारे की तरह बलून हुआ होगा, डायलेटेड है ना, बलून हार्ट हुआ होगा। ठीक है, हार्ट फेलियर वो तो हर कार्डियोमायोपैथी में होना है। S3 हार्ट साउंड आएगी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, बैलूनिंग हुई होगी, एक्सरे में देखेंगे और एको कराएंगे तो एको में जो है ना डायलेटेड हार्ट ऑब्वियस सी बात है नजर आएगा। अच्छा, इसमें DCMP में हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है? DCMP में हमने एक तो ACE इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, ये सारी हार्ट फेलियर की मेडिसिन है। ASARBs, बीटा ब्लॉकर, सैक्यूबिट्रिल, आर्नी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें जो कि फेलियर हुआ होता है तो फेलियर से लंग्स में जो है वो अकोमुलेशन हुई होती है फ्लूइड की, तो वो हमने जो है ना डायूरेटिक्स देने होते हैं ताकि वो फ्लूइड बाहर निकले। ठीक है, तो डायूरेटिक्स हम देते हैं। ठीक है, हम पोटेशियम स्पेयरिंग भी दे सकते हैं, स्पाइरोलेक्टोन, वो ये जो हम ये फिरोसामाइड वगैरह भी दे सकते हैं, लूप डायरेटिक्स भी दे सकते हैं और पोटेशियम स्पेयरिंग भी दे सकते हैं जो कि स्पाइरोलेक्टोन है। ठीक है, और ICD क्या होता है मैंने आपको बताया था एक दिन कि ICDs में हम इम्प्लांट करा सकते हैं। व्हाट इज ICD? डिफिब्रिलेटर है। गुड, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ठीक है, ये MCQs है कि DCMP के बाद पेशेंट को अरिथमिया स्टार्ट हो जाए तो सबसे जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो क्या है? इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ठीक है, MRCP 1 का MCQ है। एंड पे हार्ट ट्रांसप्लांट तो कहीं नहीं गया, वो तो हम करा सकते हैं। तो कुल मिला के मुझे इसकी फाइंडिंग और ट्रीटमेंट कोई बच्चा अभी करे जल्दी से, फाइंडिंग्स और ट्रीटमेंट। व्हाट आर द फाइंडिंग? पहले तो मुझे फाइंडिंग बताए ना, इसमें क्या क्या मिलेगा हमें? सर हार्ट फेलियर मिलेगा, एक्सट्रीम हार्ट साउंड मिलेगा, स्टॉलिक मरमर मिलेंगे, उसको फिर डायलेटेड हार्ट होगा और चेस्ट एक्सरे में हमारे पास बलूनिंग ऑफ हार्ट आउट। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या करनी है इसमें? सर हम थोड़ी बहुत फिक्सिंग करेंगे, एज इनहिबिटर्स, ARBs करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स और इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर और हार्ट ट्रांसप्लांट आखिर में। अच्छा, इसमें कौन सा मरमर मैंने बताया था आपको? सिस्टोलिक मरमर। तो जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है इट विल लीड टू सिस्टोलिक डिसफंक्शन। ठीक है, अब डायलेटेड और हाइपरट्रॉफिक, इसमें ये फर्क है। डायलेटेड जो है सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है और हाइपरट्रॉफिक में डायस्टोलिक होता है, वो हम पढ़ेंगे। डायलेटेड है उसमें एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है, एक्सेंट्रिक। ठीक है, यानी एक लाइन में, एक सीधी लाइन में हॉरिजॉन्टल सार्कोमियर्स जो है ना वो ऐड होते हैं, मतलब हाइपरट्रॉफी होती है ना तो सार्कोमियर जो है ना वो लाइन में ऐड होते हैं इन सीरीज। हाइपरट्रॉफी में जो है वो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में कॉन्सेंट्रिक होती है, इसका मतलब है वो वर्टिकली एक लाइन में ऊपर नीचे ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है जी, और एक चीज हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में है टोकोसोबू कार्डियोमायोपैथी, जिसे हम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, स्ट्रेसफुल लाइफ जिसकी हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें होता क्या है, जो वेंट्रिकल एपेक्स है ना, वेंट्रिकल एपेक्स वो बलून कर जाता है, वेंट्रिकल एपेक्स की बलूनिंग हो जाती है। ठीक है, वो फूल जाता है वेंट्रिकल एपेक्स। ठीक है, ड्यू टू हर वक्त स्ट्रेस में रहना है तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज्ड रहनी है,
उसकी वजह से जो एपेक्स है ना वेंट्रिकल का वो बलून कर जाता है, इसे हम कहते हैं टोकोट्सोबू या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ठीक है जी। तो क्या होती है जी टोकोट्सोबू? बेसिकली जो है ना ये एक चाइनीज पॉट है, बर्तन है मिट्टी का जो बनाते हैं। उसकी शेप इस तरह की होती है कि ऊपर से वो उसका मुंह जो है वो बड़ा नैरो होता है और नीचे से जो है ना वो बहुत वो होता है मोटा सा, नीचे से बलून टाइप का होता है नीचे से। ठीक है, गोल और बड़ा सा होता है, और लेकिन उसकी जो ओपनिंग है वो बहुत नैरो सी होती है। ठीक है, वो टोकोट्सोबू एक बर्तन का नाम है। और उसी तरह का हार्ट हो जाता है, एपिकल बलूनिंग होती है ना वेंट्रिकल की, तो उसी तरह बर्तन की तरह शेप बन जाती है। तो क्या कॉज है इसकी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम? व्हाट इज द कॉज? हर वक्त स्ट्रेस में रहने की वजह एक बंदा बोले, आवाज नहीं आ रही। से हर वक्त स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहने की वजह से अच्छा जी, ठीक है। सिंपैथिक ओवर स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन की वजह से जी। ठीक है जी, आगे है जी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का भी यही सीन है कि इट कैन बी फेमिलियल और इडियोपैथिक। फेमिलियल में ये ऊपर वाली जो प्रोटीन थी उसका नाम था टाइटिन प्रोटीन, ऊपर वाली जो सार्कोमेरिक प्रोटीन थी जिसकी म्यूटेशन हो रही थी। हाइपरट्रोफिक में जिस सार्कोमेरिक प्रोटीन की म्यूटेशन होनी है ना वो है मायोसिन प्रोटीन सी या बीटा मायोसिन हैवी चेन, यानी मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, मायोसिन सी या मायोसिन बीटा हैवी चेन, इसकी म्यूटेशन होनी है। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछे कि एक यंग एथलीट था, उसको खेलते खेलते एरिथमिया चला है, ठीक है, और सडन डेथ हो गई है उसकी, ठीक है, तो वो वेंट्रिकुलर एरिथमिया कौन सी कार्डियोमायोपैथी की वजह से चला है? तो वो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फाइंडिंग इसमें ये है जी कि जो हाइपरट्रोफिक है उसमें S4 हार्ट साउंड मिलेगी। ठीक है, इसमें भी सिस्टोलिक मरमर मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जी कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की कि उसमें माइट्रल वॉल्व जो है ना, माइट्रल वॉल्व वो इन्वॉल्व होता है, माइट्रल वॉल्व इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो माइट्रल रिगर्जिटेशन इसमें होती है, MR होता है। ठीक है, अच्छा, तो हाइप इसमें कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है बेटा? मायोसिन। और एक मायोसिन। और एक अगर यंग एथलीट में सडन डेथ हो जाए तो वेंट्रिकुलर एरिथमियास में कौन सा कार्डियोमायोपैथी इन्वॉल्व है? हाइपरट्रोफिक। वेरी गुड। इसमें कौन सा वॉल्व इन्वॉल्व होता है हाइपरट्रोफिक में? माइट्रल वेरी वॉल्व। कौन सा? यार ये आवाज को क्या हो गया? माइट्रल ठीक है जी, फाइंडिंग्स में हमें इसमें कौन सी हार्ट साउंड मिलेगी हाइपरट्रोफिक में? S4। ये किसी का माइक जो है ना वो डिस्टॉर्ट कर रहा है, काइंडली वो अपना माइक दोबारा देख ले। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कौन सी मिलेगी हमें हार्ट साउंड? S3 में ठीक है, और मरमर हमें दोनों में कौन से मिलेंगे? सिस्टोलिक अच्छा जी,
मुझे DCMP की कोई ट्रीटमेंट याद कराए जो हमने अभी पढ़ के आए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की। सोडियम रिटेंशन देनी होती है, एसी इनहिबिटर्स देते हैं हम लोग, और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी दे सकते सोडियम हैं। रिस्ट्रिक्शन नॉट रिटेंशन। बेटा ऊपर से पढ़ के भी सही नहीं बता रहे आप। रिस्ट्रिक्शन। और सर डायरेटिक्स देते हैं क्योंकि हार्ट फेलियर के साथ भी आ सकता है पेशेंट, और ICD करते हैं, इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर इम्प्लांट करवाना होता है। ठीक है सर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी की है ना ट्रीटमेंट, वो सुन लें। एथलीट्स को, अब एक क्रिकेटर, अगर इसको किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो इंग्लैंड का एक प्लेयर था, उसका नाम था टेलर, ठीक है, ब्रेंडन टेलर नाम था शायद उसका। उसको वो जो है ना, ये हुक्म था हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो क्रिकेट से उसने जो है वो उसने छोड़ दी थी। ठीक है, तो हम इसमें ट्रीटमेंट हैको में यही करते हैं कि सिजेशन कर देते हैं, एथलेटिक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस नहीं करवाते एथलीट से। ठीक है, या तो बीटा ब्लॉकर देंगे या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। ठीक है जी। और इसमें हमने जो एक, अगर कोई ट्रीटमेंट पूछे एक ट्रीटमेंट बताओ, तो वो इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर ICD है। ठीक है, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम DCMP में अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमने डायरेटिक्स देने हैं, लेकिन हाइपरट्रॉफिक में एथलीट्स में हमने डायरेटिक्स नहीं देने। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, आगे है जी। इसमें मैंने आपको बताया था कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कौन सी होती है, एक्सेंट्रिक के कॉन्सेंट्रिक? Eccentric होती है, dilated में। आवाज नहीं आ रही, बताएं जल्दी से। कॉन्सेंट्रिक। डायलेटेड में इसेंट्रिक है और हाइपरट्रॉफिक में इसेंट्रिक है, कोसेंट्रिक सॉरी। DCMP में सर eccentric डायलेटेड में इसेंट्रिक और हाइपरट्रोफिक में कॉन्सेंट्रिक। क्या फर्क है इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक में? सर सार्कोमियर्स जो पैरेलल ऐड होते हैं वो हाइपरट्रोफिक में होते हैं और डायलेटेड में सीरीज में होते हैं। ये दोनों फर्क हैं आई गेस। वेरी गुड। नहीं, योर गेस, इट इज नॉट अ गेस, ये सही कह रही हैं आप। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ओके। जो है, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हाइपरट्रॉफिक होकम में सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है कि डायस्टोलिक? diastolic, और DCMP में? ये systolic, आपको एक एक पॉइंट याद कराने का मकसद ये है कि ये बहुत हाई यील्ड है कार्डियोमायोपैथीज। अच्छा, अब एक चीज होती है हुक्म, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। उसमें LVOT का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट। जब लेफ्ट वेंट्रिकल अगर इतना डायलेट कर जाए कि वो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए इतनी ज्यादा कि वो आगे जो अपने आउटलेट को ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर दे, लेफ्ट वेंट्रिकल उसकी इतनी ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो गई है कि वो आउटलेट को ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर दे, तो कहते हैं LVO हुक्म, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, विद LVOT ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, अच्छा इससे क्या होगा, इससे एट्रिया उसमें एओर्टा में ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो एओर्टा में ब्लड नहीं पहुंचेगा, सिंकपी, ठीक है, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा, डिस्निया हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, जब किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन रहे, बहुत 10-15 साल 20 साल पुरानी, तो उसमें भी हाइपरट्रॉफी कर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, कॉन्सेंट्रिक होती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक LVH होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है हाइपरटेंशन में। ठीक है,
और क्रोनिक, और एक सिंड्रोम है उसका नाम है फ्रेडरिक एटेक्सिया। ठीक है, इसमें भी तो कुल मिला के हमारे सिलेबस में 3 चीजें ऐसी हैं, एक होकम है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एक क्रोनिक हाइपरटेंशन है और एक फ्रेडरिक एटेक्सी है जिसमें कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा होकम क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। सर जब हमारे पास हाइपरट्रॉफी होती है कार्डियोमायोपैथी, उसके साथ अगर हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रॉफी होती है जिसकी वजह से हमारे पास सिस्टोलिक इन्फ्लेमेशन होती है माइट्रल वैल्व की, जिसकी वजह से आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो हम उसको कहते हैं होकम या हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी दैट विल लीड टू डिस्पनिया एंड पॉसिबल सिम्पटोम, स्पेशली हमारे पास यंग एथलीट्स में। कोई और मुझे बताए कॉजेज क्या हैं कॉन्सेंट्रिक एलवीएच की। What are the causes of concentric LVH? क्या हुआ सर, सबको शाम क्यों सूंघ गया? कॉन्सेंट्रिक एलवीएच की कॉजेज क्रॉनिक हाइपरटेंशन में होती है और फ्रेडरिक एटेक्सिया, और यहाँ पर फेमिलियल ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन से हुई है। ठीक है जी। आप बाकी सारे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लास में, आपका फायदा ये यार, यहीं से सबको चीजें याद हो जाएंगी, तो बाद में एक रीड करेंगे तो वो फिर कभी नहीं भूलती। अगला है हमारा रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सर आप मुझे हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के बारे में दोबारा बताएंगे? उस बारे में मुझे समझ नहीं आया कि एलवी आउटफ्लो जो ट्रैक है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वो क्यों होता है? लेफ्ट एलवी के उस हाइपरट्रॉफी की वजह से, जब एलवी ने हाइपरट्रॉफी करनी है, ठीक है, तो आगे से उसने जो जी आउटफ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना है। अच्छा, ओके जी, ठीक है जी। थैंक यू सर। ठीक है जी, आगे है जी रिस्ट्रिक्टिव। जी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है जी, इसकी कॉजेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज है वो ध्यान में रखें कि डी से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ना, तो इसमें डायस्टोलिक नहीं होना, उल्टा है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में डायस्टोलिक नहीं होना, सिस्टोलिक होना है। बाकी दोनों में डायस्टोलिक डिसफंक्शन होने हैं। नंबर 1 ये, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसकी कॉजेज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर किसी को कीमो रेडियोथेरेपी लग रही है तो पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस हो सकती है कार्डिक मसल्स की। ठीक है, एक कंडीशन हम पढ़ेंगे अभी, लोएफ्लर्स एंडोकार्डाइटिस। लोएफ्लर्स एंडोकार्डाइटिस एक ऐसा एंडोकार्डाइटिस है जिसमें इयोसिनोफिलिया हमें मिलता है, इयोसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, ठीक है, हार्ट सेल्स में। ठीक है, 2 कंडीशंस अभी मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको शुरू में बताया था हीमोक्रोमेटोसिस। सर हाँ, सर HCM में यहाँ पे सिस्टोलिक मरमर भी तो लिखा हुआ है फाइंडिंग्स में। मरमर सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक फंक्शन डिसफंक्शन डायस्टोलिक है। देखो लाजमी नहीं है कि अगर वो मरमर है तो डिसफंक्शन भी वही हो, देखो। ओके ठीक है, हाँ ठीक है जी। अच्छा, आगे है जी हमारा 3 चीजें हैं, एमालॉइड डिपोजिशन, सार्कोइडोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, तो कुल मिला के जो है वो ये हैं सारी कॉजेज। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस हैं 3। लोएफ्लर एंडोकार्डाइटिस आपने बस ध्यान में ये रखना है कि हाइपर इयोसिनोफिलिया और इयोसिनोफिलिक डेपोजिशन या इनफिल्ट्रेशन इन कार्डिक मायोसाइट्स।
ठीक है, तो अब मैं छोटा सा कार्डियोमायोपैथीज में से 2-3 सवाल पूछूंगा, एक एक बच्चा बताएगा। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में प्रोटीन की म्यूटेशन होती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? इसमें जो इन्फेक्शन है सबसे कॉमन वो कौन सी है इम्पोर्टेंट जो है? चैगस, वेरी गुड। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट किया है हमारे पास डिस्निया के साथ, सिंकपी के साथ, और उसकी हिस्टोलॉजी, पेशेंट जो है वो एथलीट था, ठीक है, तो कौन सी इसमें ये कौन सी कार्डियक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, अब टेल मी के जब हम उसकी हिस्टोलॉजी दिखेंगे तो उसमें कौन सी हमें मिलेगी, कॉन्सेंट्रिक या इसेंट्रिक? ठीक है, फ्रेडरिक एटेक्सिया में कौन सी मिलती है हमें? ठीक है, कॉन्सेंट्रिक। बीटा ब्लॉकर जो है, ये जो डायूरेटिक्स हैं, ये हमने किस में अवॉइड करने होते हैं, कौन सी कार्डियोमायोपैथी में? हाइपरट्रॉफिक में, ठीक है जी। अच्छा, S3 किस में आता है? डायलेटेड। ठीक है, और एक है जी के लोएफ्लर एंडोकार्डाइटिस, वो क्या होता है? इसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशंस हो जाती हैं सर मायो की। वेरी गुड। कौन सी कार्डियोमायोपैथी है ये? रिस्ट्रिक्टिव, वेरी गुड। ये अगले दो, ये आप यार ये सारा कुछ ही बहुत इम्पोर्टेंट है आज जो हमने पढ़ना है ना, इसलिए तहम्मुल से आपने बैठना है आज। हार्ट फेलियर, इसका आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। हार्ट फेलियर इज बेसिकली फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड। कार्डियक पंप जो है ना, कार्डियक पंप, इट फेल्स टू डिलीवर ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, वो हो सकता है कि उसकी पंपिंग एबिलिटी कम हुई हो, ठीक है, तो उसकी वजह से परफ्यूजन नहीं हो रही होती टिश्यूज की, ठीक है जी। इसमें ये होता है कि हार्ट फेलियर के साइंस और सिम्टम्स पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है। पेशेंट कहेगा कि मुझे जो है वो, मैं जरा सा चलता हूँ मुझे सांस चढ़ जाता है, मैं मतलब अगर 10 कदम भी चलूँ तो मुझे बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाता है, ठीक है। या पेशेंट कहेगा कि मैं रात को सोया होता हूँ, सोते सोते मैं एकदम से उठ जाता हूँ और मुझे सांस चढ़ा होता है और मुझे 2 या 3 सराहने अपने सर के नीचे रखने पड़ते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्थोपनिया, ठीक है। और या आप देखें पेशेंट को तो पेशेंट की जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंडेड हो, या जो जुगुलर वेनस प्रेशर है, इसका मतलब है वो ज्यादा है, ठीक है। तो जेवीपी का जो प्रेशर है डायरेक्ट वो आ रहा होता है राइट एट्रियम से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो फ्लूइड ओवरलोड में है, और इसका मतलब है कि पेशेंट वो हार्ट फेलियर में है, ठीक है। अच्छा, तो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जो है ना वो मोस्टली पीडल पीटिंग एडीमा मिलता है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, पीटिंग एडीमा मिलता है। अच्छा, 2 तरह के हार्ट फेलियर हैं, डिसफंक्शन की वजह से हो सकते हैं। एक सिस्टोलिक डिसफंक्शन की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है, यानी फेलियर ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और फेलियर ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग या रिलैक्सेशन डायस्टोलिक की वजह से भी हो सकता है। या तो फिल हो रहा है लेकिन प्रॉपरली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना वो डिलीवर नहीं हो रहा, या वेंट्रिकल की फिलिंग सही नहीं हो रही, उसके अंदर इतना ब्लड ही नहीं आ रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी रहा है लेकिन ब्लड जो है वो कम था तो वो कम पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये है जी के सिस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में को हम कहते हैं
हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, क्योंकि सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन की इनएबिलिटी है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हुई होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ना, देखो अब एक पेशेंट है जिसका अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन पूरा ब्लड बाहर नहीं गया वेंट्रिकल से। ठीक है, इसका मतलब है काफी उसके अंदर रहेगा रिटेन्ड। इन जो इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना, इसमें इन इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन में पूरा ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो वो रिटेन्ड रहेगा, इसलिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जब डायस्टली होगी, फिलिंग होगी, तो वो पहले ब्लड ऑलरेडी मौजूद होगा, तो इसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज्ड होगा। ठीक है। अच्छा, या अगर किसी को एमआई हुआ है, ठीक है, और पोस्ट एमआई उसके जो कार्डिक मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, ठीक है, तो भी वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वीक होगी। ठीक है। या फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, उसमें भी हमने अभी पढ़ के आए हैं, डायलेटेड में सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। ठीक है। इसका दूसरा नाम है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है। एक है जी डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक डिसफंक्शन कौन सी कार्डियोमायोपैथीज में होता है? हाइपरट्रॉफिक एंड रिस्ट्रिक्टिव। वेरी गुड। ठीक है। इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व्ड रहती है। ठीक है, यानी कि सिस्टोलिक फंक्शन ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल्स फिल ही नहीं हो रहे जब प्रॉपरली, तो जितना मर्जी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर लें सही, आगे तो कम ही ब्लड जाना है ना, तो इसे कहते हैं डायस्टोलिक फंक्शन। इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व रहती है, लेकिन जो फिलिंग है ना वेंट्रिकल्स की वो कम होती है, इसकी वजह से ब्लड ही कम आता है पहले। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एंडास्टोलिक वॉल्यूम है वो नॉर्मल है, उसमें इंक्रीज था, तो ये एक दो बातें आपने डिस्टोलिक उसकी ध्यान में रखनी है, काफी हैं। ठीक है। अच्छा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, अच्छा दो तरह के अब हम फेलियर पढ़ने लगे हैं, एक राइट साइडेड हार्ट फेलियर और एक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर इज लेफ्ट हार्ट फेलियर। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सर हाँ, सर ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन में लिखा हुआ है नॉर्मल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ना, तो सर जब ये इजेक्शन फ्रैक्शन, सर जब वॉल्यूम ही ब्लड का कम आ रहा है ऊपर से ड्यू टू डायस्टोलिक डिसफंक्शन, सर ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो ये मैं सर ये आपको बताता नॉर्मल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कैसे होगा जब वो सर मतलब। मुझे भी समझ भी नहीं आया ये डायस्टोलिक वाला जिसमें प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे होगा। हूँ। अच्छा ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। देखें, डायस्टोलिक डिसफंक्शन का मतलब है कि फेलियर ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग। डायस्टली में वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है। ठीक है। अब इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व्ड है, अब वेंट्रिकुलर फिलिंग ही कम हो रही है। ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन 60% है। ठीक है। और नॉर्मली जो है वो 500 ml ब्लड अंदर आता है। ठीक है। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल हार्ट की बात लेते हैं। 500 ml ब्लड अंदर आया, 60% बाहर चला गया, 60% इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है। ठीक है। डायस्टोलिक में 500 के बजाय आता ही 200 है, उसका 60% अगर जाएगा भी तो इजेक्शन फ्रैक्शन की परसेंटेज तो ठीक है ना, लेकिन वो 200 का 60% बहुत कम होगा। ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो है ना, ये भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, ये इसे हम कहते हैं प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में हार्ट फेलियर है, यानी कि सर इसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बिल्कुल कम होगा, मतलब बॉडी में वॉल्यूम कम जाएगा होगा सही। यस यस। ठीक है, बॉडी में एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम जाएगा। ठीक है, लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, यानी कि हार्ट का अपना जो सिस्टोलिक फंक्शन है ना वो ठीक है, लेकिन पीछे से ब्लड ही कम आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, राइट हार्ट फेलियर इज कॉज्ड बाय लेफ्ट हार्ट फेलियर। कोर पुल्मोनेले क्या होता है?
राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू एनी पल्मोनरी रेस्पिरेटरी कॉज, ठीक है। कॉर पल्मोनले होता है राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी कॉज, ठीक है। हार्ट फेलियर की मेडिसिन कौन सी हैं? एस इनहिबिटर्स, अर्ब्स, आर्नीज, एंजियोटेंसिन नेप्रोरेसिन इनहिबिटर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अच्छा यार, ये सारी चीजें, ये हालांकि अभी ये ऐसे हैं जो पार्ट 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कि मोर्टेलिटी को डिक्रीज करते हैं, मोर्टेलिटी बेनिफिट। तो पूछते हैं मोर्टेलिटी बेनिफिट किस ड्रग्स का है, किन ड्रग्स का है, ठीक है, हार्ट फेलियर में, ठीक है। तो मोर्टेलिटी बेनिफिट किन ड्रग्स का है, वो कौन सी ड्रग्स हैं, वो मुझे कोई बताएगा? अभी मैंने बताई हैं। सर ये AC inhibitors, ARBs and ARNIs, बीटा ब्लॉकर्स, यही है ना? और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है जी। यस सर, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर स्पिरोनेक्टोन, एंटागोनिस्ट। हाँ, ये मोर्टेलिटी डिक्रीज करते हैं। बाकी जो हम एक्टिवली एक्यूटली अगर हमें जरूरत पड़े किसी को, ठीक है, किसी की डिस्निया हो रहा है, ठीक है, सिम्टोमेटिक है पेशेंट, तो उसके लिए हम जो है ना वो लूप डायरेटिक्स देते हैं, ठीक है, मतलब डूप या थायराइड, दो भी डायरेटिक्स हम देते हैं। सर मतलब ये जो मोर्टेलिटी वाली हैं सर, इनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो कार्डियक मसल्स पे होगा ताकि वो उनका फंक्शन इम्प्रूव हो और वो इंक्रीज करे मोर्टेलिटी को, और दूसरी जो डिक्रीज करें, ड्रग्स हैं वो डिक्रीज, जो सिम्टोमेटिक जो है वो रिलीफ देती हैं पेशेंट को। हाँ, वो दूसरी डिक्रीज करती है मोर्टेलिटी और ये सिम्टोमेटिक देती हैं। हाइड्रेलाजीन जो है, हाइड्रेलाजीन, ठीक है, और कुछ जो नाइट्रेट्स हैं जैसे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है, ये भी सिम्टम्स को जो है ना सिम्टोमेटिक रिलीफ में हम दे सकते हैं और इसका भी मोर्टेलिटी बेनिफिट है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं लेफ्ट और राइट हार्ट फेलियर, ठीक है। सब लेफ्ट हार्ट फेलियर की बात करें, ठीक है। इफ एनीवन वांट्स टू टेल मी कि ये होता क्या है, इसके पीछे डायनामिक्स क्या है? सर लेफ्ट हार्ट फेल्यूर है ना, तो इसका मतलब है कि जो ब्लड आ रहा है हमारा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड, वो फेल टू गो इन द बॉडी, मतलब पंप नहीं कर सकता हमारा जो है वो हार्ट, कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में भेजे। ठीक है। अच्छा, सिस्टेमिक इंजेक्शन, सिस्टेमिक ब्लड फ्लो है, मतलब जो लेफ्ट साइड है उसकी पंपिंग एबिलिटी फेल हो जाती है। वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा, लेफ्ट हार्ट फेलियर का बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब ने। देखें, लेफ्ट हार्ट फेलियर है, इसका मतलब है लेफ्ट, आपने कहना है कि लेफ्ट हार्ट पे आपके नजर आ जाए, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, उसकी जो पंपिंग एबिलिटी है वो कम हुई हुई है, ठीक है। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज अनेबल टू पंप द ब्लड इन द आयोटा, जिसकी वजह से जो है वो बैक फ्लो बढ़ेगा, प्रेशर, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और लेफ्ट हार्ट फेलियर में लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट भी हुई होती है, ठीक है। लेफ्ट हार्ट फेलियर में लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट भी इसीलिए हुई होती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे तो कम जा रहा है, तो फिर जो है ना वो बैक फ्लो ऊपर करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब लेफ्ट जो एट्रिया में ब्लड उसका बैक फ्लो है, अब जब अगर लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर ज्यादा है बैक फ्लो की वजह से, तो ऊपर वो कौन सा क्या पड़ा हुआ है, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, बैक प्रेशर जाएगा पल्मोनरी वेन्स पे, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स पे बैक प्रेशर जाएगा और वो पल्मोनरी वेन्स से बैक प्रेशर कहाँ जाएगा? एल्वियोलाइज में, लंग्स में, वेरी गुड, ठीक है, लंग्स में, तो लंग पल्मोनरी एडिमा। लंग्स में, हाँ, ठीक है। और लंग्स में जब जाएगा तो वो पल्मोनरी एडिमा कॉज करेगा, ठीक है। और इसीलिए हमें लेफ्ट हार्ट फेलियर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साइंस ज़्यादा मिलते हैं,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑर्थोपनिया, ठीक है, उसके साइन ज़्यादा। पल्मोनरी वेस्कुलर कंजेशन लेफ्ट हार्ट फेलियर कर देगा। और जब पल्मोनरी वेस्कुलर कंजेशन करेगा तो आगे भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आगे जो पल्मोनरी आर्टरी है उस पर भी बैक फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी पे बैक फ्लो बढ़ेगा। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकल रही है? राइट वेंट्रिकल से, तो राइट वेंट्रिकल में भी बैक फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्लोज्ड लूप सर्किट है। जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर, बैक प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल पंप कर रहा होगा लेकिन उसको प्रेशर ऑफर हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो उसकी पंपिंग एबिलिटी भी जो है ना वो कम हो जाएगी, तो राइट हार्ट फेलियर भी हो जाएगा। यानी लेफ्ट हार्ट फेलियर से काम शुरू हुआ था और उसने राइट हार्ट फेलियर कर दिया। इसलिए मैं कह रहा था कि राइट हार्ट फेलियर इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है। अब जो पल्मोनरी वेन कंजेशन होगी लेफ्ट हार्ट फेलियर में, उसकी वजह से हमें ऑर्थोपनिया मिलेगा, पैरोक्सिस्मल नॉक्चर्नल डिस्निया, रात को सोए सोए पेशेंट उठ जाएगा, 3 सराहने रख के सोने पड़ते हैं, और पल्मोनरी एडीमा मिलेगा, ठीक है। पल्मोनरी एडीमा हमें मिलेगा जब बैक फ्लो मैंने आपको बताया बढ़ेगा, तो पल्मोनरी वेन से उससे पल्मोनरी वेस्कुलर कंजेशन होगी तो उसमें लीक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ट्रांसुडेशन फ्लूइड हो, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। और एक हमें मिलते हैं लंग्स में, लंग्स के एल्वियोलाई में मैक्रोफेजिस जो होते हैं, मैक्रोफेजिस, ठीक है, उसको उनको स्पेशल किस्म को कहते हैं हार्ट फेलियर सेल्स, जो कि लेफ्ट हार्ट फेलियर में मिलते हैं, ठीक है। उसमें आयरन डेपोजिशन होती है, हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजिस होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर में हमें हार्ट फेलियर सेल्स मिलेंगे। व्हाट आर हार्ट फेलियर सेल्स? दीज आर एल्वियोलर मैक्रोफेजिस filled with hemosiderin and they are seen in left heart failure, ठीक है जी। राइट हार्ट फेलियर क्या होते हैं जी हार्ट फेलियर सेल्स? कोई बताएगा मुझे? ये सर हेमोसिड्रीन लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं जो जिसको हार्ट फेलियर सेल्स कहते हैं, मोस्टली ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ दी हार्ट फेलियर में होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब हमने थे कहाँ? पल्मोनरी वेस्कुलर कंजेशन हुई, उससे पल्मोनरी आर्टरी में भी बैक फ्लो मिला, पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल को भी मिला बैक फ्लो, और राइट वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन हो और राइट एट्रियम को भी मिला, ठीक है। अब राइट हार्ट फेलियर भी हो जाना है क्योंकि आगे उसको प्रेशर ऑफर हो रहा है और वो पंप करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आगे से उसको रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुई थी। अब होगा क्या कि वेंट्रिकल से बैक फ्लो कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से बैक फ्लो कहाँ जाएगा बेटो? राइट एट्रियम से बैक फ्लो कहाँ पे जाएगा? ये लिवर की तरफ आईवीसी, वेरी गुड, वेना केवा की तरफ। वेना केवा की तरह, वेरी गुड। वेना, क्योंकि जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है वो राइट एट्रियम में ड्रेन हो रहे हैं, तो वेना केवल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वेना केवल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम सेंट्रल वेनस प्रेशर भी कहते हैं। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के प्रेशर को कंबाइंड हम कहते हैं सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर। वो ज्यादा हो जाएगा। जब वो ज्यादा हो जाएगा तो सिस्टेमिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? एक तो जगुलर वीनस डिस्टेंशन होगी, जेवीपी रेज्ड होगी, ठीक है। ऊपर से ये जो ब्लड सप्लाई है सारी, ठीक है, ये जो सिस्टेमिक और पोर्टल हाइपरटेंशन है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो गई है बेसिकली, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि देखें मेरी बात सुने, जब बैक फ्लो ऊपर गया है इन्फीरियर वेना के वाज में, तो उससे को जो है वो बैक फ्लो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ज्यादा हो गया है। अब होगा क्या इससे? एक तो जेवीपी डिस्टेंड होगी, जेवीपी इंक्रीज होगा, ऊपर से लीवर कंजेशन होगी, लीवर के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि ये एक अपीयरेंस का नाम है, याद रखना, इसे कहते हैं नटमैग लीवर, ठीक है। नटमैग लीवर, नटमैग लीवर हमने और भी कहीं पढ़ा है,
कहाँ पढ़ा है इसके अलावा? सर जीआईटी में। नहीं, जीआईटी में कहाँ पढ़ा? लिवर सिरोसिस। अल्कोहल हेपेटाइटिस में। सर सर लिवर क्वेश्चन सिरोसिस। रिपीट करेंगे? हमने नटमेग लीवर और कहाँ पढ़ा है? लिवर सिरोसिस। नहीं, उसमें भी नहीं होता लिवर सिरोसिस में, नटमेग लीवर नहीं होता। एक हमने पढ़ा था क्रोनिक कंजेशन। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस या बड क्यारी सिंड्रोम, उसमें भी नटमेग लीवर होता है। ठीक है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस जो बड क्यारी सिंड्रोम। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में सर। हाँ ठीक है, जेबीबी डिस्टेंडेड होगी। और इसमें आपने ये सोचना है, ये वो तो पल्मोनरी इन्वॉल्व कर रहा था ना लेफ्ट, ये जो है ना सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है राइट हार्ट की। ठीक है, तो ये जाएगा, ये जो है ना अडीमा भी करेगा, लीवर नट जो है उसकी कंजेशन भी करेगा, नटमेग लीवर भी करेगा, जेवीपी भी डिस्टेंड करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि राइट हार्ट फेलियर है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं सिम्टम्स में जो कि पता होने चाहिए। हाँ, सर जो राइट हार्ट फेल्यूर है वो ऑलवेज जो है वो लेफ्ट हार्ट फेल्यूर की वजह से होता है नॉट या ऑलवेज, इंडिपेंडेंट नॉट भी हो ऑलवेज सकता है? बट मोस्टली, सो इंडिपेंडेंट भी मोस्ट हो सकता कॉमन है। है, कॉमनली लेफ्ट हार्ट की वजह से होता है, और अगर कोपल्मोनल है मतलब पल्मोनरी की वजह से, वो कोपल्मोनल इज रेफर टू एज आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी कॉज। वेरी गुड। राइट हार्ट फेलियर मोस्टली लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से होता है, उसके बाद पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, उसे हम कोर पल्मोनल कहते हैं। ठीक है, आगे है जी हमारा हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। हाई आउटपुट हार्ट और फेलियर, सर जो हाँ हाँ, लेफ्ट हार्ट फेल्यूर है वो मतलब ऑलवेज विल लीड टू राइट हार्ट फेल्यूर, left heart यही है ना? failure will at some point, if untreated and uncontrolled, always will cause right heart failure indefinitely। ठीक है जी। ओके सर, यस सर। हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर है जी के ये जो है इसमें आयरोनिकली कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है, लेकिन इसे भी हम फेलियर कह रहे हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, अगर एक पेशेंट एनीमिक है, ठीक है, एनीमिया सर ये सबसे याद रख सकते हैं कि जो सीधे लोग होते हैं ना, उनको खराब करने वाले उल्टे लोग होते हैं। अच्छा जी, सही सही। और मतलब मतलब फेलियर देखिए कैन ऑलवेज लेफ्ट बी साइड जो ऑलवेज है कॉज्ड वो बाय लेफ्ट हार्ट राइट साइड को फेलियर। खराब कर रहा है। अच्छा अच्छा, लेफ्ट और राइट की बात। हाँ, उल्टे लोग सीधे लोगों को खराब करते हैं। तो उल्टे लोगों को किसने खराब किया होता है? ठीक है, अच्छा था वैसे, ठीक था, लेकिन जेल में आपने रखना है बिल्कुल, इस बात से याद हो गया होगा सबको। अच्छा, कुछ स्टेट्स होती हैं हाई कार्डिक आउटपुट स्टेट्स। ठीक है, उनमें कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा हुआ होता है क्योंकि उसमें सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हुई होती है, यानी एओर्टा की अपनी रेजिस्टेंस कोई नहीं हो गई। ठीक है, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। वेजोडाइलेशन, कोई अगर वेजोडाइलेटरी लॉन्ग टर्म ले रहा है मेडिसन, या किसी को आर्टीरियो वेनस शंटिंग, एवी मालफॉर्मेशन या एवी शंटिंग हुई हुई है, ठीक है, उससे क्या होगा, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम रहेगी बॉडी की। ठीक है, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे ब्लड जाना है और आगे उसको कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही कम होएगी, तो कार्डिक आउटपुट हाई ही बाहर जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें पल्मोनरी और सिस्टेमिक सिम्टम्स दोनों आ सकते हैं हाई आउटपुट कार्डिक में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये एनीमिक लोगों में होगा, और वेट बेरी, ये दो चीजें अगर आपने याद रख ली ना तो बहुत है। सिवियर एनीमिया में हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर होता है, वेट बेरी में होता है, बाकी हाइपरथायराइडिज्म और पेजेट डिजीज में भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अगला है हमारा शॉक।
यार अच्छा जी, शॉक इज द इनसफिशिएंट टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, टिश्यू या ऑर्गन्स जो है ना इनसफिशिएंटली परफ्यूज हो रहे हैं, जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सेल्स की तरफ से सेल्स में टिश्यूज में प्रॉपरली नहीं पहुंच रही। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं शॉक। उसकी मुख्तलिफ कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो है ना वो ब्लड जो है ना वो डिलीवर नहीं हो पा रहा टिश्यूज में कंप्लीटली। ठीक है, और उसमें हम पढ़ेंगे शॉक्स की टाइप, और ये शॉक्स की टाइप ऐसी हैं, इसमें से एक या दो एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, आने ही आने हैं। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक सबसे पहले है जी। हाइपोवोलेमिक शॉक नाम से ही लग रहा है, अगर बॉडी वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया है, तो टिश्यू परफ्यूजन जो है वो इनसफिशिएंट होगी, इसे हम हाइपोवोलेमिक शॉक कहेंगे। इसमें ये होगा जी कि पेशेंट है, अगर कोई आरटीए के बाद आया है या शॉक के बाद आया है, या पेशेंट को है ना गैस्ट्रोएंटेराइटिस है हुआ है, 2-3 दिनों से इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है, लूज मोशन वॉमिटिंग की एपिसोड उससे हुई हैं 15-20 2-3 दिनों से। ठीक है, या एक पेशेंट है उसे भी फ्लूइड लॉस होगा, या एक पेशेंट है जो कि बर्न के बाद आया है, बर्न जो है ना बर्न, उसमें भी जो है बॉडी वो सीवियरली फ्लूइड डिप्लीटेड और डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ठीक है, ये कुछ कॉजेज हैं, हेमरेज, डिहाइड्रेशन और बर्न, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं हाइपोवोलेमिया की। ठीक है, इसमें वॉल्यूम डिप्लीशन होगा, तो जो आपने एक बात याद रखनी है वो ये है कि जो सीवीपी है ना, सेंट्रल वेनस प्रेशर, वो बेसिकली हमारा सिस्टेमिक वेनस प्रेशर है, यानी कि जो वेना के वाज में जो है ना उसका प्रेशर है। ठीक है, तो अगर पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में होगा, बॉडी फ्लूइड ओवरलोड में होगी, तो सीवीपी बड़ा होगा। ठीक है, सीवीपी बड़ा होगा। ठीक है, और अगर बॉडी जो है वो फ्लूइड सर ये डिप्लीशन, वाला पॉइंट रिपीट कर दें। अगर बॉडी फ्लूइड ओवरलोड में होगी, अगर अगर बॉडी में जो है वो फ्लूइड ओवरलोड चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सिस्टेमिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवल प्रेशर ज़्यादा हुआ होगा, यानी कि सेंट्रल वेनस प्रेशर ज़्यादा हुआ होगा। अगर बॉडी वॉल्यूम डिप्लीटेड है, ठीक है, तो सीवीपी कम होगी। ठीक है, सीवीपी इज द मेजर ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रेशर। ठीक है, अच्छा, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर पीसी, हाँ आज के लिए इधर स्टॉप कर दें। शॉक करेंगे आज हम यार, ये यार चैट बॉक्स में किस भाग गए बाकी सारे। सर नमाज भी नहीं पढ़ी थी और अभी सब भाग गए, ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो गया इस वजह से। नमाज, हाँ ठीक है यार, यहाँ इस तरह तो सिलेबस, चलो ठीक है, ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। सर वो 5 o'clock अगर क्लास स्टार्ट होना मैंने तो तो फिर 5 यहाँ o'clock से अभी इस टाइम मैंने तो 5 o'clock पे लिंक शेयर किया हुआ था, वो लिंक ही लेट भेजा है डॉक्टर हमजा ने। चलें ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज।